जंगल में बंदूक लेके घूमने वाला ज्यादा खतरनाक है या इसी कमरों में बैठ करके कलम से अपने पेन से समाज को अराजकता फैलाने के लिए तैयार करने वाला ज्यादा खतरनाक है? जो आपने दूसरे नंबर पे बताया, जो इसमें बैठ के काम करता है वो। तो जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो कौन है? इसमें ना थोड़े से हम पहले स्पष्ट हो लें कि दिमागी नक्सली किसको कह रहे हैं। अगर मैं मान लो कि मैं मेरा राइट मांग रहा हूँ, मेरा कोई हक है, या फिर मैं कोई ऐसे है कि मतलब कोई जो मतलब ऐसी बात कर रहा हूँ जो न्याय की है, मैं आवाज उठा रहा हूँ, इसका मतलब दिमागी नक्सली नहीं है। अच्छा। तो कई बार ऐसा होता था, जैसे कॉलोनियल का टाइम था, उपनिवेशवाद में जो लोग कहते थे ना हमारे पास इतना टैक्स क्यों लेते हो, हमारे यहाँ कंट्रोल क्यों करते हो, उसके ऊपर भी देशद्रोही का मुकदमा। अब तो नहीं है। नहीं, उस समय की बता रहा हूं मैं। तो आजकल भी जब हम प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो कुछ लोगों की ऐसी छवि बना देते हैं हम कि इसको तो माहौल बिगाड़ने से मतलब है, या फिर ये देश में व्यवस्था नहीं चाहते हैं, इनको बहाने चाहिए हैं, या फिर ये पॉपुलर या फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा होगा, या फिर ये राजनीति में प्रवेश करने के लिए ऐसा कर रहा होगा, इसलिए कह देते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में अगर कोई ऐसा करता है कि हक मांग रहा है या कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके ऊपर ऐसा बोल रहा है, तब उसको दिमागी नक्सली बोलना गलत है। तो आपको क्या लगता है उनको दिमागी नक्सली कहा है? जहां तक मेरे को माहौल समझ में आया, पीछे का कुछ दौर था भी, कुछ हलचलें हुई थी देश में, मतलब कोई जैसे भी पूरी दीवार ही गिराने आई थी, तो फिर उस दीवार वाले ने कहा नहीं नहीं दीवार रहने दो, एक ईंट खराब है, इसी इसको ठीक कर देता हूँ मैं, लिपाई पुताई कर दी, उसको सही कर दिया। पढ़नी तो दीवार थी पूरी, उससे पहले ऐसे रोक दिया गया था। अच्छा। तो फिर जैसे आप कह रहे हो कि भाई हक मांगना, अधिकार मांगना, उसको दिमागी नक्सली की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता? नहीं रखा जा सकता। लेकिन लोकतंत्र ये भी तो नहीं कहता कि आप हक मांगने आए हैं, अधिकार मांगने आए हैं तो कुछ भी करो उसके नाम पे, उसके नाम पे अराजकता फैलाओ, उसके नाम पे जो सार्वजनिक संपत्ति उसको तोड़ो, उसके नाम पे जो इनोसेंट पीपल हैं उनको पीटो, उसके नाम पे जो इमेच्योर बच्चे हैं, इमेच्योर पर्सन है, उनको उठा उठा के ले जाओ, भीड़ इकट्ठी करो। कई बार ना ऐसा माहौल हो जाता है कि जैसे मैं कोई अर्जी लेके गया, कोई रिक्वेस्ट लेके गया और मेरा काम हो नहीं पा रहा था, ऐसे एग्जांपल से बता रहा हूँ, तो कई बार मायूसी आती है, मतलब बार बार दिमाग ऐसा हो जाता है कि मतलब फेडअप हो जाता है कि परेशान हो चुका हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। ऐसे हमने इतिहास में ऐसे प्रयास किए हैं, मतलब अलग अलग पीरियड थे, जैसे कॉलोनियल टाइम में भी, तब किसी ने कुछ नहीं सुना। तो फिर जब क्रांतिकारी आए थे ना, उससे पहले मॉडरेट्स थे जो सिर्फ रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन ही देते थे ऑफिस में जाके कि प्लीज हमारा टैक्स माफ कर दो, प्लीज हमारे लिए कुछ इतना तो कर सकते हो, भले ही आप देश ना छोड़ो लेकिन हमें थोड़ी सी आजादी तो दे दो। जो हमारी नेचुरल है वो चीज हम ऐसे मांगते थे। अच्छा। तो फिर होता क्या है कि वो चीजें वैसे नहीं मिल पाती है, तब उसका तरीका बदल जाता है लास्ट में। फिर क्रांतिकारी आंदोलन से होते हैं, फिर भगत सिंह का दौर आता है, क्रांति करनी पड़ती है, फिर क्रांति करनी पड़ भी जाती है। और जो ये दौर है ना, राजनीतिक दौर, हम लोकतंत्र पे जो पहुंचे हैं, लोकतंत्र की जहां पर भी शुरुआत होती है वो क्रांति के बिना शुरुआत हो ही नहीं सकती। और जिस लोकतंत्र में क्रांति नहीं होती है तो फिर वो एक्चुअल में मुझे लगता है कि या तो वो दबाए हुए लोग हैं या फिर वो अवेयर लोग नहीं है, क्योंकि जब भी अवेयरनेस आती है तो क्रांति होना निश्चित है। नहीं, जैसे आप क्रांति की बात कर रहे हो, नेपाल में जनजीज ने क्रांति की, क्या वो ठीक थी? अगर उनको ऐसा लगता है ना कि जनरेशन गैप होता है कि कोई 60 साल का नेता हमारे लिए जरूरी है कि हमारे लिए सही सोच ले, जनरेशन गैप है। जैसा मैं सोचता हूँ 28 की उम्र में, ऐसे कोई 65 का होगा, 60 का होगा, वो हमारे जैसे नहीं सोच पाता, तो हमें तो ये लगेगा कि उनको भी ये लगेगा कि मैं सही सोच रहा हूँ, और हमें भी ये लगेगा कि मैं भी सही सोच रहा हूँ। गैप हो जाता है बीच में। लेकिन कभी कभी इंडिविजुअल प्रॉफिट देख लिए जाते हैं। मान लो कि 1956 की बात है, लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन कर दिया रेलवे मिनिस्ट्री से। रीजन उसका सिर्फ ये था कि मैं, हो सकता है मेरे से काबिल इधर आ जाए और वो मेरे से बेस्ट कर दे व्यवस्था। उसने कर दिया और सरकार चाह रही थी कि उसको ना करने दे, लेकिन फिर भी उसने कर दिया। लेकिन अभी जो यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाती है, बाय चांस कोई दिक्कत आती है,
तब हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऐसे कर लेंगे, नहीं करते रिजाइन। नहीं, डिजाइन वाली बात नहीं है, हम्म। जैसे आप कह रहे हो कि जनरेशन गैप हो गया, हाँ हो जाता लेकिन है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि जो जेनजीज या कोई भी जो युवा है हम्म। उनको सही लग रहा है वो सही हो। हाँ मान ये। ले एक जगह पे मैंने कल परसों एक वीडियो देखी, एक महिला थी, मिलिट्री हम्म। जो थे वहां पे कुछ फोर्स थी, हम्म। उन्होंने रोक रखा था, बैरिकेड्स लगा रखे थे, जम्मू साइड की बात है। हाँ इसमें तो ये है, अगर सही तो नहीं है ना। उसने कहा कि भी हम जेनजीज हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लड़ेंगे, हम्म। हम यही धरने पे बैठ जाएंगे। हम्म। वो तो ठीक नहीं था मेरे ख्याल से, इतना ज्यादा हाई रिस्क वो ज्यादा मतलब वो प्लेस है, हाँ हाँ वहां पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए है, वहां पे अगर घंटे 2 घंटे 3 घंटे का भी अगर जाम लगता तो अपने लिए लगता हो, हाँ, अपने लिए अपने लगता है सिक्योरिटी के लिए, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। तो फिर तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जो क्या नाम है वो क्रांति कर रहे हैं ठीक होगी। नेपाल के अंदर जैसे मैं बताऊं, नेपाल में क्रांति की, तख्ता पलट कर दिया उन्होंने, हम्म। तो क्या वो बढ़ गया आगे? वहां के उपराष्ट्रपति की पत्नी को जिंदा जला दिया उन्होंने। जब कोई क्रांति आंदोलन हिंसक रूप लेता ना, हम्म। तो वो मेरे ख्याल से सफल नहीं होता, वो विनाश करके जाता है, देश को बहुत पीछे लेके जाता है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, भगत सिंह ने भी ये बात कही थी, ये जो रिवोल्यूशनरी होता है ना, रिवोल्यूशन क्रांति, वो सिंबलिकल एक्ट होता है, सिंबलिक एक्ट होता है, उसमें मारकाट थोड़ी ना होती है, सिंबल एक क्रांति होती है। जब भगत सिंह ने असली में गोला मारा था उस टाइम पे क्या किया था उसने? किसी को मारा था? एक को भी नहीं मारा। वो सिर्फ बम ऐसी जगह फेंका था जानबूझ के, ताकि सिर्फ वहां धमाका हो, वहां क्रांति बने, क्रांति उत्पन्न हो, वो एक ऊर्जा आए कि भाई हम तुम्हारे विरोध में हैं। ऐसे विरोध करना है, किसी को मार पीट के, चीजों को जला के, सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ फोड़ के, ऐसे क्रांति करना ठीक नहीं है। चलो ये और बताओ। ये फिर वही सोच के व्यक्ति जाते हैं जो शायद मेरे ख्याल से एक व्यक्ति जो दिमागी नक्सली की विचारधारा वाला होता है। आपको ऐसा लगता है कि मान लो कि हम अपने इतिहास से क्रांतिकारियों को हटा दें और सिर्फ उनको छोड़ दें जो रिक्वेस्ट है ऐसे बात करते थे, या गांधी की तरह बात करते थे, या रिक्वेस्ट या एप्लीकेशन की तरह बात करते थे दे दे के, तो फिर आप कैसा पाओगे इंडिया को? अगर उनको हटा दे, आपको लगता है कि फिर मतलब जो ब्रिटिश थे वो छोड़ देते इंडिया? कभी भी नहीं। हाथ जोड़ के आजादी अगर मिल जाती तो बहुत पहले लोगों ने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए थे। आजादी तो छीन के लिए जाती है, छीन के लिए जाती है। तो फिर लोकतांत्रिक सरकार में भी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम इंडिपेंडेंट हो गए मान लो, अब इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हम सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से भी, या अपने निजी जीवन में भी हम इंडिपेंडेंट हो गए। लोकतांत्रिक सरकार में जब जब हम महसूस करेंगे कि हमें कोई गलती लग रही है, हमारा कोई मतलब कुछ मिस हो चुका है, जो हमें चाहिए है, जो हमारे राइट है, जैसे हमें रहना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का सीधा सा मतलब है लोगों का तंत्र है, यानी कि लोगों का सिस्टम है, और उसमें लोग ही परेशान होते हैं, तो वो आवाज रखेंगे। रखनी चाहिए, रखनी भी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए? रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। लोग रखते हैं, उसका भी एक तरीका होता है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से संविधान में ऐसा क्यों नहीं लिखा गया कि जो आंदोलन है वो तोड़ फोड़ करके आंदोलन हो सकते हैं? सत्याग्रह, भूख हड़ताल, सोनम वांगचुक जी बैठे थे, भूख हड़ताल की थी मेरे ख्याल से उन्होंने। हाँ, मारपीट तो नहीं की उसने की। कितना बड़ा सिंबलिकल क्रांति होती है। क्रांति है ही क्या? क्रांति को लोग समझ ही नहीं पा रहे। क्रांति है क्या? क्रांति उसको समझो, मान लो आपने बता दिया भूख हड़ताल थी, वो भूखा अकेला था, जो उसके पास जो साथी थे या उसके आसपास में जो उसको कोऑपरेट करने के लिए अलग अलग छोटी छोटी सिटी में, कस्बों में, टाउन्स में अलग अलग लोग इकट्ठे हो रहे थे, जो हलचल बढ़ रही थी, वो लोग भूखे नहीं थे। नहीं थे वो। आपको एक की भूख नजर आ रही है, लेकिन बाकियों का जो एक्टिवनेस थी, सक्रियता थी, तो वो जो बाकी सक्रिय थे, हाँ, उनमें कितने लोग ऐसे थे जो मतलब एक्ट तो ऐसा कर रहे थे कि भी हम वास्तव में देश के बारे में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो शायद वो पत्थर इकट्ठे कर करके मारे जा रहे थे उनके द्वारा। नहीं, पत्थर इकट्ठे करके मारना अलग बात है। हालांकि अगर कोई एक बात मतलब किसी की एक के जरिए सुनाई ना दे, उनको हल्का ले लिया जाए, तो उसी के जो पीयर एज होती है, एक ही ग्रुप के होते हैं, उसको दूसरे ऐसे समझाते हैं। लोकतांत्रिक देश में लोगों का सिस्टम है, तो कोई एक व्यक्ति का तो वैसे रोल नहीं होता, लोगों का होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब ये बात आती है ना कि अधिकारों के बारे में बात करना, हाँ, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे हक हैं, आजादी, तो उसके बीच में कहीं पे कर्तव्य की बात क्यों नहीं आती? क्रांति करते समय क्या वहां सारे कर्तव्य खत्म हो जाते हैं?
फंडामेंटल राइट्स तो हमें मिले हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी तो है। मेरे ख्याल से तो वो नहीं देखते वहां। जब फंडामेंटल ड्यूटीज देखनी खत्म हो जाती हैं, वो सिर्फ राइट्स की बात करते हैं, सिर्फ वही दिखती हैं, तो वो दिमागी नक्सली वाला विचार होता है। जब ऐसे कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि भी सभी जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी रक्षा के लिए, उन्हें गरीबी को दूर करने के लिए, उनको सम्मान लाने के लिए सत्ता के विरुद्ध खड़े जाओ, आंदोलन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो गलत है, देश को तोड़ने वाली बात है वो तो बिल्कुल। और आप क्या सोचते कि भाई मान लो अगर कोई हर जगह हर राज्य में से क्रांति होने लगी, 1857 जैसी क्रांति होने लगी, या लोग इकट्ठे हो गए मारधाड़ करने लगे, क्या सोचते हैं आप? अगर मान लो 1 लाख लोग हरियाणा में आज इकट्ठे होकर क्रांति कर रहे हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो सभ्य रहेंगे? आप मुझे बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो चुपचाप चलेंगे? कैंडल मार्च कितने चलेंगे? इसमें ये है कि मान लो, हाँ वही बता रहा हूँ मैं, चुपचाप वाला तो अगर कोई बहुत शरीफ है और कर्तव्यनिष्ठ है और फिर भी चाहता है वो कि मेरे सारे राइट मुझे मिल जाने हैं ऐसे ही, तो फिर एक ये भरम है इंडिया में। तो मुझे तो ऐसा लगता है, अगर उसको ये लग रहा है मैं शरीफ हूँ और मेरे को सारी चीजें फिर भी मिल जाएगी, सबसे पहले वो रोंदे जाते हैं जो ज्यादा शरीफ थे। अगर शरीफ है और उनको राइट का मतलब ऐसे या तो भरम रखना नहीं चाहिए, या किसी फॉरेस्ट में या मामले में जाके कुटिया में रहना शुरू कर दे। शरीफ की आप क्या परिभाषा मानते हो कि ये शरीफ? शरीफ की परिभाषा का मतलब ये होता है कि कुछ मतलब उसको मिल भी रहा है और ना भी मिल रहा है, उसके लिए बराबर है, कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहा वो शरीफ। और जिनको आपको ये लग रहा है ना कि जो क्रांतिकारी होते हैं नहीं मिल रहा है तो वो जीने नहीं देते किसी को। मुझे ऐसा लगता है जो शरीफ की आप बात करें ना, वो शरीफ नहीं है, वो है शर्मीले। अच्छा, उनको लगता डर, वो डरपोक हैं। जो अपना अधिकार अगर छीना जा रहा है ना, तो उसके लिए बोलते नहीं। भीड़ में सारे चले गए दिल्ली, हाँ, पेपर लीक हुआ, मान लो मैं कहीं पेपर देने चला गया, वहां पेपर लीक हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा, वहां अकेला हूँ, इसलिए भीड़ आ गई, मैं वहां चिल्ला रहा हूँ पेपर लीक गलत हो रहे हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। भीड़ तो उग्र है, भीड़ की तो पहचान ही नहीं है। भीड़ ऐसे चल रही तो लोग ऐसे चल रहे हैं, अकेले में कोई हिम्मत कर ही नहीं रहा। और मैं आज कह रहा हूँ, आज ये बैठ के कह रहा हूँ, कितना ही कोई व्यक्ति कुछ सोचता हो, जब तक हम अपने आप से शुरुआत नहीं करेंगे ना, तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपका मतलब मैं ये भी समझूं कि हम मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव ना रहकर हम घर पे रह के और खुद ही गवर्नमेंट खुद कहेगी आपको क्या चाहिए ना, कभी भी नहीं। सरकार तो अपनी नीतियां करती रहेगी अपना काम, समाज का अपना काम भी तो अपने करना है। नरेंद्र मोदी आगे थोड़ी नंगली में झाड़ू मारेगा। जहां तक मुझे समझ है, नेताओं को या गवर्नेंस जो होती है वो पब्लिक को थोड़ा सा मतलब इतना लाइटली ले लेते हैं कि इनका तो काम है, ये तो ऐसे करना ही है, इनको तो छोटी छोटी बातें चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जब कोई रेवोल्यूशनरी जो शुरू करता है कोई क्रांति, तो उसका कोई शौक होता है, मजबूरियां होती हैं, और उस मजबूरी के अंदर अगर वो नहीं करता है तो फिर वो उसको बोलते हैं कि सप्रेस हो गया या दबा दिया गया। तो अपनी बातें तो रखने का अधिकार है, और प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक देश में गलत नहीं है, ये राइट है। हाँ, लेकिन उसके प्रकार है। लेकिन मैं एक बात और सोचता हूँ, जो प्रोटेस्ट की बात है उसका हक दबाया गया है, ये जो देखा जा रहा है कि उसका हक सही है, अधिकार सही बात कर रहा है, नहीं कर रहा। अब कल को सरकार तो ये कह दे कि भाई जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके घर सील कर दिए जाएंगे, तो प्रोटेस्ट करना चाहिए उनको? नहीं दे रहे तो सील कर देना चाहिए। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे ना, टैक्स तो देना होता है। आप कमा रहे 20 लाख रुपए, टैक्स देना चाहिए आपको, बिल्कुल देना चाहिए साल का पर एनम, लेकिन आप दे नहीं रहे। कह रहे जेसीबी खड़ी होगी बाहर या आपका घर सील कर दिया जाएगा, तो क्या उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए? नहीं, फिर नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग करते हैं, ऐसी चीजों पे करते हैं। हाँ, वो उनकी सेंस है कि वो किस चीज को लेकर करते हैं। वही जो क्रांति है ना, जो दिमागी नक्सली की बात कर रहे थे, वही क्रांति ऐसे पैदा करते हैं। उनका इंडिविजुअल जब हमारे जो डीड्स हैं, इंडिविजुअल जो हमारे ग्रीड्स हैं, इंडिविजुअलिटी हमारी जब आ जाती ना, जब निजी तौर पर हमें ऐसा लगता है मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, उसको एक बड़ा व्यापक रूप देना वो क्रांति का, वो गलत है। अब मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी दो, मैं गरीब परिवार में हूँ। अब ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे होंगे गरीब परिवार, सरकार का ये कर्तव्य है कि उसको नौकरी देनी चाहिए, अब हम क्रांति कर दे नौकरी दो, क्यों? ठीक है, वो एक काम ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मतलब मैं बताऊं आपको कि जितनी पब्लिक है, सोसाइटी है, हम उसको इस लेवल पर सेटिस्फाई कर दें कि वो कभी करे ही ना, कोई उम्मीद ही ना रहे कि कभी कर भी सकते हैं क्या। क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसे देश हैं जो एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे, उसमें से चाइना भी है,
हाँ। और आसपास में एक श्रीलंका भी है। तो कुछ जगह पे अव्यवस्था फैल गई थी, कुछ जगह पे बहुत अच्छी बन भी गई। अगर पब्लिक हमारी बिल्कुल एकदम सही है, सोसाइटी में सब कुछ है, तब वो क्यों करेगी? क्यों ना हम मतलब जो 80 साल निकले उसमें हम उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर ही देते कि जो जो उनको चाहिए है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि असमानता हो गई है। और असमानता कब महसूस होती है पता है? कि मान लो मेरे पास सब कुछ खाने पीने का है, तब भी मेरे को असमानता तब महसूस होगी क्योंकि पड़ोसियों के पास मेरे से ज्यादा हो गया होगा। हाँ। या नेता के पास कुछ सब कुछ ज्यादा हो गया होगा। अगर नेता खुद ये कहता है कि मैं सेवक हूं और आपका पद मेरे से भी बड़ा है, हालांकि फिर जब वो है उसी को कोई छोटा सा कोई काम होता है तो नेता उससे मिल नहीं पाता। मिलता ही मतलब ऐसा नहीं है मिल नहीं पाता, मिलता ही नहीं। मिलता ही नहीं, बिल्कुल। और उसके पास जब लग्जरी गाड़ी बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज की मिलती हैं और उसका बस जब वो ठाट बाट देखते हैं उनका, तो वो कैसा महसूस करता है? राजा। तब उसको नेता को सेटिस्फेक्शन इस बात का होता है कि मैं इतना बड़ा हूं। लेकिन लोकतंत्र के देश में ऐसा लिखा ही नहीं होता कि वो इतना बड़ा है, क्योंकि वो जनता पहले है, कानून भी है, लेकिन वो उसका एक सेवक है। लेकिन हमें फीलिंग ये कहां से आई कि मतलब गवर्नमेंट कर सकती है लेकिन फिर भी नहीं कर रही है? कहां से आई फीलिंग्स ये? हमने शायद ऐसी सिचुएशन इधर देखी, क्योंकि किसी को भी शौक नहीं होता कि क्रांति करने का। हम सब बचना चाहते हैं इनसे, लेकिन कुछ लोग इसमें वजह दे देते हैं हमें। कोई भी शौक से नहीं करता ये क्रांति। जो जो शामिल होते हैं ना वो लोग, और कुछ लोग शामिल कर दिए जाते हैं, कुछ लोग एक लहर होती है तो फलों में भी आ जाते हैं। तो कोई ना कोई कारण छोड़ रखा होगा, तब शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। तो पहले अगर ये सेटिस्फाई हो जाते और 80 साल हम पब्लिक के ऊपर अच्छा फोकस करते और पब्लिक को भी इस लेवल की एजुकेशन दे देते कि वो गरीबी के बारे में मतलब वो डिपो पे क्यों जाए। अगर मान लो बहुत अच्छी स्किल है किसी की, तो वे गवर्नमेंट वाली स्कीम का क्यों वेट करे? वो मान लो किसी कोई बेघर है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दे दो, चुप हो गया। खाने पीने का नहीं है, अनाज दे दो। तेल नहीं है, तेल दे दो, चुप हो गया। अब गरीबी मिटाने का तरीका बहुत गलत है, क्यों ना उसको स्किल दे दो, क्यों ना उसको अवेयरनेस या जागरूकता दे दो। मेरे ख्याल फिर वो से क्यों करेंगे? वो तो जोर दिया जा रहा है इस बात पे। अब जोर दिया जा रहा है, धीरे धीरे एफर्ट्स हो भी जाएंगे पूरे, लेकिन ये हम पहले ही सोच लेते बाय चांस। जैसे आपने एक बात कही है कि भाई हमें स्किल्स सीखनी चाहिए, अपने आप सब कुछ आना चाहिए। तो जैसा हमारा आज का जैसे विषय था दिमागी नक्सली वाली बात, जो बंदूक ले घूमते रहते हैं जंगलों में, और कुछ ऐसे भी हैं जो कलम की ताकत, जो लोगों को भड़काते हैं। तो आप इस बात में नहीं मानते जो क्रांति है उसमें भड़काऊ जो लोग इसमें ना जो बहुत ज्यादा ऐड किए जाते हैं, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं ना, जो गन लेके जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मासूम लोग हैं। उनको तो गन का पता भी नहीं था। सच पूछो तो गन के अंदर जो लोहा लगा उसका भी नहीं पता उनको। हथियार भी उनके लकड़ी के थे और या हड्डियों के थे। उनको तो अभी तक नहीं पता था ये बात कि गन में बुलेट कैसे डलती है, मारते कैसे हैं। तो नक्सलवाद बुरा तो है ही नहीं, बुरा तो है, मैं मान गया। और जो दिमाग लेकिन उनको पता नहीं था, लेकिन उनको पता लगवा दिया गया, कुछ लोगों को भड़काया गया था, उनको सिखा दिया गया, और सिखाने वाले हम ही हैं। फंड किया गया। हाँ, फंड किया गया है, क्योंकि गन कैसे आ गई उनके पास? जिनको झाड़ू बनानी आती है बस लकड़ी से, जिनको टोकरी बनानी आती है बस, लोहे का पता ही नहीं अभी तक उनको, तो गन कैसे आ गए उनके हाथ में? वो इंजीनियर नहीं होते ऐसे कि बारूद डालने से ऐसे लेकिन अब तो वहां कर दिया ऐसा, अब तो हो गया, और वो किया खत्म कर दिया। हाँ, कर दिया गया है, वो सरकार ने किया तो ये भी हुआ है ना। और एक चीज और जो मैं मानता हूँ सबसे खतरनाक वो जैसे बैठ के जो विचार बढ़ते हैं लोगों के सरकार के खिलाफ। विचार बढ़ते नहीं, विचार की हत्या ही कर देते हैं। पब्लिक सोच ही नहीं पाती। आप मेरे से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछने आए या ऐसा कुछ मांगने आए और मैंने आपको ऐसी चीज दे दी कि आप उसमें कंफ्यूज होके रह गए। खिलौना ऐसा दे दिया, आप मांगने तो आए थे मेरे से कोई गोल्ड की चीजें, और मैंने आपको प्लास्टिक का खिलौना दिया और आप खेलते रहे और मेरी हो गई मौज। एक चीज और है, जैसे सरकार से सवाल करने चाहिए, लोकतंत्र है, बिल्कुल करने चाहिए, मांगिए अपना, लेकिन वो जो देश को खराब करने वाली अराजकता फैलाना, खराब करने वाली भी पब्लिक है। मुझे नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, टीचर कितना अच्छा होएगा स्टूडेंट पे निर्भर है। जब तक वो क्वेश्चन करते हैं हम पढ़ने पे मजबूर कर देंगे। अब हमने योजनाएं ऐसी बना रखी है कि नेता आएगा तो उसके लिए ये लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। नेता से जस्ट पूछो कि आप क्या करने आए हो और क्या कर दोगे।
या फिर आप 5 साल पहले भी जब आए थे तब भी क्या करने आए थे और बीच में क्या कर दिया था? पूछ लो आप। फिर वही बात आ जाए। ऐसा क्यों है कि नेता कॉन्फिडेंस हो गया आता है? नेता को ऐसा डर नहीं लगता कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, या उस गांव में मैंने कुछ काम नहीं किया तो मैं जाऊं या ना जाऊं? डर ही नहीं। लेकिन वो तो खुश हो गया आता है। ये चीजें होनी चाहिए। अगर पहले क्वेश्चन है, जैसे कुछ स्टूडेंट से टीचर पहले दब जाते हैं क्योंकि पता नहीं कुछ क्वेश्चन ऐसा ना पूछ ले, ऐसे पब्लिक का और मिनिस्टर का रिलेशन है। मेरा अंतिम सवाल आपसे आज की चर्चा का, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो जागरूकता है आज से 10-15 साल पहले और अब में कुछ फर्क आया है? फर्क तो आया है, लेकिन फर्क आने के बाद जो उसका रिएक्शन आता है ना पब्लिक का, या जो उसके एक्शन होते हैं, उस रिएक्शन जब वो गवर्नमेंट की तरफ पहुंचता है तब गवर्नमेंट पूरा बदलाव करती है। वो पूरा दूसरी तरफ से नहीं आया है। जैसे एक तरफ से मैंने तो पूरा रिएक्शन ले लिया, लेकिन जिसको मैंने रिएक्शन दिया है उसने पूरी तरह से अभी सोचा नहीं है, उसकी तरफ से दोबारा आएगा फिर, और फिर जाके पूरा कंप्लीट हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो आज की जो हमारी चर्चा थी दादारंगी की बैठक में दिमागी नक्सलवाद के ऊपर, देश के लिए बड़ी खतरनाक चीज हो सकती है जो विचारों से देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, देश में जो अराजकता फैलाने वाली बातें हैं, ऐसे विचार लोगों के अंदर भरे जाते हैं। किसी को ये नहीं कि भी सुबह सुबह उठा करके कहीं ले गए और कह दिया ले बंदूक चला, या किसी को कह दिया जा करके वहां प्रोटेस्ट कर या सरकार के खिलाफ बोले ऐसा कर। नहीं, वो विचार उत्पन्न होते हैं, वो उत्पन्न करवाए जाते हैं। तो आज की जो चर्चा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य यही है कि आप भी हर किसी की बात को ऐसे ही मत लीजिए, ऐसे ही मत मानिए, उसको सोचिए, उसको देखिए क्या वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए ठीक है क्या। अगर वो देश के लिए ठीक है तो ही उसको अपनाइए, तो ही उसको जिंदगी में उतारिए। तो सभी दर्शकों को दादारंगी की बैठक की तरफ से राम राम।